हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CIB IT विथ मी में। आज हम मॉड्यूल डी की यूनिट 18 जो इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑडिट है उसका पार्ट 2 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था, अब पार्ट 2 में हमें सिस्टम ऑडिट सिक्योरिटी से पढ़ना है। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके एक बार पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम ऑडिट सिक्योरिटी हमारा टॉपिक है। सिस्टम ऑडिट सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है हमारा पीसी, जितने भी सिस्टम हो गया, सिस्टम पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप हो गया, उन सब सिस्टम का ऑडिट सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होता है वो देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी एंड कंट्रोल मेजर इज टू प्रिवेंट वेरियस रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ डेटा लॉस ऑफ कॉस्टली कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर एरर्स and incorrect decisions due to incorrect or fraudulent data, disclosure of secrecy, privacy, frauds and embezzlements etc। तो क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, क्या है इसका दोस्त पढ़ने का, कि सिक्योरिटी एंड कंट्रोल मेजर्स जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, सिक्योरिटी और कंट्रोल्स मेजर्स इज टू प्रिवेंट, वो क्या करता है किस वेरियस कई सारे रिस्क से बचाने के लिए यूज होता है। जिसमें से कौन कौन से रिस्क को कवर करता है? डेटा का लॉस, कोई हमारा डेटा लॉस ना हो, लॉस ऑफ कॉस्टली कंप्यूटर रिसोर्स, जो महंगे महंगे हमारे पास कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उनका लॉस ना हो, कंप्यूटर्स में कोई एरर्स ना हो जिसकी वजह से और कोई लॉसेस हो जाए, इनकरेक्ट डिसीजंस और फॉल्स डेटा होने की वजह से हम डिसीजंस कोई ऐसा गलत ले लें जिससे बैंकिंग या बिजनेस को लॉस हो जाए, तो इनकरेक्ट आर फ्रॉडलेंट डेटा, या कोई फ्रॉडलेंट डेटा ले लिया, ऐसा डेटा आ गया जो कि फ्रॉडलेंट डेटा है, किसी ने जानबूझ के उसमें डेटा डाल रखा है जो कि गलत है। डिस्क्लोजर ऑफ सिक्योरिटी, प्राइवेसी, फ्रॉड्स एंड एम्बेजलमेंट, जो भी सिक्योरिटी है या किसी की प्राइवेसी है या कोई फ्रॉड्स हो गया वो ब्रीच ना होने पाए, ये सबको हम इसमें सिस्टम ऑडिट में इस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको देखते हैं और पढ़ते हैं। देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन ए कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, कंप्यूटर एनवायरनमेंट में कौन कौन से कंट्रोल्स यूज़ किए जाते हैं वो पढ़ते हैं। पहला है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल इसको वन बाय वन हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं कंट्रोल्स कौन कौन से हैं। एक्सेस कंट्रोल होता है, फिर इनपुट कंट्रोल होता है, फिर कम्युनिकेशंस कंट्रोल होता है, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स होते हैं, डेटाबेस का कंट्रोल होता है, आउटपुट का कंट्रोल होता है, कंट्रोल ऑफ लॉस्ट रिजल्ट होता है और इन्वायरमेंटल कंट्रोल होता है। ये सारे हमारे कंट्रोल्स हैं। पहला एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब किसी चीज़ का एक्सेस, जैसे कोई भी बिना बैंक का अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बैंक है उसमें जिसके पास आईडी कार्ड है या जिसके लिए एक्सेस दिया गया है, केवल वही बंदा उसमें एंटर कर सकता है, उसे बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल, अब इनपुट कंट्रोल मतलब ऐसा ना हो कि किसी फील्ड है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म है, ये फॉर्म है, इस फॉर्म में एक फील्ड है, अब इस फील्ड के अंदर मान लीजिए एंटर करना है न्यूमेरिकल वैल्यू, सपोज करिए न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ एंटर करनी है 2000, और आपने इसमें इनपुट कंट्रोल नहीं लगा रखा है इसमें, अगर नहीं लगा हुआ है तो आप इसमें टेस्ट भी एंटर कर सकते हैं, वो ऐसे लेना चाहिए इसको न्यूमेरिकल वैल्यू। और अगर कंट्रोल नहीं लगा है तो आप इसमें लिख सकते हैं 2000 इन वर्ड्स में, तो वो हो गया इनपुट कंट्रोल। उसके बाद है कम्युनिकेशंस कंट्रोल। अब डेटा कहीं से एक सोर्स से डेस्टिनेशन, एक ये सोर्स है और इस सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके बीच में अगर कोई बग आ गई या किसी ने यहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर किसी ने यहाँ पर अल्टर कर दिया, उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया, तो उसमें कोई कंट्रोल नहीं रह गया। आपने भेजा था यहाँ एक्स, समझिए आपका जो मैसेज था वो एक्स था, यहाँ पहुँच रहा है वाई, तो क्या हो रहा है, एक मिनट, आपने भेजा एक्स, यहाँ पहुँचा वाई, आपका डेटा मिसमैच हो गया ना, आपने जो चीज़ भेजा वो नहीं गया, तो हो गया कम्युनिकेशन कंट्रोल। इसी चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पर
कम्युनिकेशन कंट्रोल यूज होता है। फिर है प्रोसेसिंग कंट्रोल। अब जो डेटा हमने एंटर किया उसमें प्रोसेस जिस चीज के लिए कमांड दिया गया है केवल वही प्रोसेस होना चाहिए। पता चला कि आपने न्यूमेरिकल्स नंबर्स 2 एंटर किया है एंड 3 एंटर किया है और आपने कमांड दिया है प्लस का, तो प्रोसेसिंग में इसका आंसर आना चाहिए 5। आंसर ये करेक्ट है। और ये हुआ क्या एक्चुअल में 2, प्रोसेसिंग कंट्रोल नहीं है, पता चला उसमें मल्टीप्लाई हो गया और आंसर आ गया 6। तो इनकरेक्ट डेटा प्रोड्यूस हो गया, वो इसी कहते हैं प्रोसेसिंग कंट्रोल। तो हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि जो कमांड दी गई है वही उसमें रिप्रेजेंट करे। फिर डेटाबेस कंट्रोल। डेटाबेस का कंट्रोल होना चाहिए कि हमारा जो डीबी है ये उसको कोई और एक्सेस ना कर पाए। जिसके पास रीड और राइट का एक्सेस है, जिसको अथराइज एक्सेस है वही एक्सेस कर पाए। फिर आउटपुट कंट्रोल्स। अब सब कुछ तो ये सही हो रहा है, ये प्रोसेस सारा सही हो रहा है, लेकिन आउटपुट जो देना है वहाँ कुछ और रिप्रेजेंट अगर हो रहा है, आउटपुट हमारा ये रिप्रेजेंट करना चाहिए। प्रोसेसिंग तो सही हो रही है लेकिन यहाँ पर शो कर रहा है 7, तो आउटपुट में कंट्रोल नहीं है, कुछ दूसरा दिखा रहा है। कंट्रोल ऑफ लॉस्ट रिकॉर्ड्स रिसोर्ट। अब कुछ भी नहीं कंट्रोल्स है तो लास्ट में क्या कंट्रोल होगा, जो सबसे बचाएगा उसी को कंट्रोल ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट कहते हैं। फिर इन्वायरमेंटल कंट्रोल। अब इन्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा उसमें कंट्रोल होगा, वो यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंट्रोल रह जाएगा। जैसे कोई आपके जो इक्विपमेंट्स है उसको पॉल्यूशंस तो नहीं कुछ हो रहा है, इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, तो वो इन्वायरमेंटल कंट्रोल में आएगा। देखते हैं आगे इसमें क्या है, ये फिगर में देखते हैं। सिक्योरिटी ऑफ डेटा। ये फिगर क्या है, जितना भी हमारा डेटा है उसमें कौन कौन से सिक्योरिटी आएंगी। अब पता चल एक ही सिक्योरिटी होने से कोई फायदा नहीं है, सिक्योरिटी होनी चाहिए सारी, तब तो फायदा है। जैसे एक्सेस का कंट्रोल हो गया, इस सिक्योरिटी ऑफ डेटा जो है हमारा, उसको एक्सेस कंट्रोल किसको देना है वो देखना है। फिर इनपुट उसमें कैसा देना है वो देखना है। कम्युनिकेशंस उसमें कैसे देना है। प्रोसेसिंग कंट्रोल कैसा होना चाहिए, डेटाबेस कौन एक्सेस कर सकता है, आउटपुट हमारा कैसे आना चाहिए। फिर ये सब होने के बाद डिजास्टर रिकवरी प्लान। अगर इसमें कुछ इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ हो गया तो उसके लिए रिकवरी प्लान क्या है। फिर एक ये इन्वायरमेंटल कंट्रोल भी रहता है कि इन्वायरमेंट को आपके इस की वजह से, इस सिस्टम्स की वजह से कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही है, वो सब भी इसमें आता है इन्वायरमेंट कंट्रोल में। देखते हैं इन्वायरमेंट कंट्रोल। इन्वायरमेंट कंट्रोल्स में क्या है, पहला क्लीन एंड अनइंटरप्टेड पावर। इन्वायरमेंटल एक ये भी है, जैसे यूपीएस सिस्टम होना चाहिए, वोल्टेज स्टेबलाइजर भी होना चाहिए, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर भी होना चाहिए। अब इसको क्लीन एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहते हैं। अब ऐसा ना हो पीसी आपका चल रहा है केवल डायरेक्टली एसी करंट से चल रहा है, बिजली से चल रहा है, और पता चला उसी बीच यूपीएस नहीं लगा रखा है, लाइट चला गया, तो उसकी वजह से भी जो डेटा लॉस हो गया वो भी एक तरीके का कंट्रोल उसको बचाने के लिए यूपीएस सिस्टम या वोल्टेज स्टेबलाइजर, लाइट ज़्यादा आ गई कम आ गई उसकी वजह से अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर ही चली गई है, उसकी वजह से कई सारे डेटा के लॉस हो रहे हैं, वो हो गया यहाँ क्लीन एंड अनइंटरप्टेड पावर में। फिर अगला है फायर कंट्रोल। फायर कंट्रोल का मतलब कहीं ऐसा कंट्रोल उसमें लगा रखिए कि आपके बिल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशंस में आग वगैरह ना लग जाए, उसको कहेंगे फायर कंट्रोल में। फिर क्लीन एंड डस्ट फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। इन दिस आल्सो इंक्लूड वाटर डैमेज कंट्रोल एंड पेस्ट कंट्रोल शुड बी इन प्लेस। वाटर ऐसा ना हो कि ऐसी जगह पे आपका सिस्टम से या बिजनेस हो जहाँ पर बाढ़ बहुत आती हो, पानी बहुत आता हो, उससे डैमेज के लिए भी कंट्रोल होना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल भी होना चाहिए, चूहे ना हो या और कोई इस तरह के जानवर ना हो जो डैमेज कर सकें, वो भी वहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए। फिर अगला देखते हैं एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, इट कंप्राइज मेनली ऑफ 2 पार्ट्स, फिजिकल सिक्योरिटी एंड लॉजिकल सिक्योरिटी। एक्सेस कंट्रोल में कैसा है, फिजिकल सिक्योरिटी मतलब कोई बंदा है आपके प्रेमाइसेस में, ये आपकी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग में आपका सारा डेटा रखा है। अब इसमें फिजिकली कोई व्यक्ति इसके अंदर जा रहा है, अगर उसको एक्सेस है तो चला जाएगा, नहीं है तो नहीं जा पाएगा, तो उसी को कहेंगे या फिजिकल सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पे आपका कोई
चौकीदार बैठा हुआ है, कोई गार्ड लगा हुआ है जो इसको अंदर आ जाने नहीं दे रहा है, वो फिजिकल कंट्रोल हो गया। लॉजिकल सिक्योरिटी में क्या हो गया, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है, फेस रिकॉग्निशंस लगा हुआ है, पासवर्ड्स लगे हुए हैं, वो लॉजिकल कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इस तरह दो टाइप के कंट्रोल्स यूज होते हैं और मोस्टली दोनों कंट्रोल यूज होते हैं बैंकों में भी या कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। फिजिकल सिक्योरिटीज ओनली ऑथराइज्ड पर्संस विल बी अलाउड टू एक्सेस द सिस्टम फिजिकली, केवल जिसके पास एक्सेस है वही केवल अंदर फिजिकली एक्सेस कर सकता है। लॉजिकल सिक्योरिटी में इट इंक्लूड्स यूज ऑफ यूजर आईडी, इनक्रिप्टेड पासवर्ड, आईडी कार्ड, बायोमेट्रिक etc, ये सारे यूज होते हैं। बायोमेट्रिक लगेगा तभी वो अंदर जा पाएगा, इनक्रिप्टेड पासवर्ड चाहिए होगा, या आईडी कार्ड चाहिए होगा, ये यूजर आईडी चाहिए होगा, ये सारी चीज लगते हैं। मोस्ट केसेस सिक्योरिटी फीचर्स आर अवेलेबल एट बोथ लेवल्स। मैंने बताया कि ये दोनों तरीके के सिक्योरिटी फीचर्स यूज होते हैं, एट ओएस लेवल एंड द एप्लीकेशंस पैकेज लेवल। ओएस लेवल पे भी यूज होते हैं, एप्लीकेशन पैकेज। एप्लीकेशन पैकेज का मतलब होता है जैसे ये एडोब रीडर हो गया, MS ऑफिस हो गया, जिस पे हम काम करते हैं वो एप्लीकेशंस है। ओएस लेवल जिस पे सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है, एप्लीकेशन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें ओएस आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, उस लेवल पर भी बायोस पासवर्ड और उस ऐसे पासवर्ड यूज किए जाते हैं, ताकि कोई नहीं एक्सेस कर पा रहा है तो पता चला फॉर्मेट कर दे, वो भी नहीं होगा। उस वजह से बायोस पासवर्ड ये यूज किए जाते हैं ओएस लेवल पे। फिर है पासवर्ड एक्सपायरी डेट। पासवर्ड्स फोर्सफुली चेंज आफ्टर सम टाइम्स, ये भी होना चाहिए, कुछ समय बाद पासवर्ड ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, फोर्सफुली रिस्टार्ट करने के लिए बोल दे। फिर ग्रेस लॉगिंग, कितने टाइम्स आपको एक्सेस है गलत पासवर्ड डालने के बाद, हाउ मेनी टाइम्स द यूजर्स विल बी अलाउड टू लॉग इन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पासवर्ड्स, ये इसको बोलते हैं ग्रेस लॉगिंग। ये टर्म्स थोड़ा इंपॉर्टेंट्स हैं, आप फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ग्रेस लॉगिंग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। फिर उसके बाद है यूनिक पासवर्ड। यूनिक पासवर्ड क्या होता है, वेदर यूजर विल बी अलाउड टू यूज द ऑलरेडी यूज प्रोसेस। ऐसा ना हो कि आप ही सेम पासवर्ड यूज कर रहे हैं। कई लोग अपना जैसे अपने बैंक का नाम या जो भी बैंक होता है वही नाम @123 रख देते हैं, तो इस तरह के यूनिक पासवर्ड्स रखने हैं कि वो नॉर्मली गेस ना कर पाए, इसलिए यूनिक पासवर्ड रखने होते हैं। ये मिनिमम पासवर्ड लेंथ, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मिनिमम पासवर्ड लेंथ क्या होती है। तो मिनिमम पासवर्ड लेंथ, पासवर्ड ऑफ मिनिमम लेंथ ऑफ these जनरली पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। मोस्टली कितने कैरेक्टर्स का यूज होता है, 8 कैरेक्टर्स का यूज होता है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कितने कैरेक्टर्स का यूज होता है, 8 कैरेक्टर्स का। फिर रिव्यू एंड रिमूवल ऑफ डोरमेंट यूजर्स, आपको ये भी चेक करते रहना चाहिए कि कौन सा यूजर्स का यूज़ लगातार हो, कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है, और कौन सा कितने दिन में नहीं यूज़ हो रहा है। जो इनएक्टिव या डोरमेंट हैं उनको हमें हटा देना होता है। रिस्ट्रिक्शंस टू कॉन्करेंट कनेक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए कॉन्करेंट कनेक्शंस का मतलब एक ही चीज़ को आप दो बार ना खोल सके, एक ही यूजर्स दो जगह पे लॉगिन नहीं होना चाहिए। द यूजर्स शुड नॉट बी अलाउड टू कनेक्ट टू द सिस्टम कॉन्करेंटली, मतलब एक पीसी पे अगर आपका यूजर एक्सेस CBS लॉगिन है तो दूसरे पीसी पर वो लॉगिन नहीं होना चाहिए, ऐसा फीचर्स होना चाहिए। दैट इज लॉगिन फॉर मोर देन 1 machines एट टाइम्स एंड नॉट पॉसिबल। फिर रिस्ट्रिक्शंस टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एडमिन यूजर्स हैव द राइट्स टू एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एडमिन होगा केवल वही ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। लॉगिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उस सबका लॉग रखना है। मेंटेन द लॉग्स फॉर रिव्यू, सारे का लॉग्स रखने हैं रिव्यू करने के लिए। आवर्स डे रिस्ट्रिक्शंस, कितना घंटे आप यूज़ कर सकते हैं वो भी रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए यूज़र में। रिस्ट्रिक्ट टू एक्सेस सिस्टम्स ऑन संडे और नॉन वर्किंग डे, आप संडे या नॉन वर्किंग डे पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक लॉक होना चाहिए। इस तरह का भी सिस्टम होना चाहिए। फिर टर्मिनल रिस्ट्रिक्शंस फॉर यूज़र, अब टर्मिनल्स का मतलब हो गया एक नोड, एक कंप्यूटर, एक पीसी। रिस्ट्रिक्ट करना है टू वर्क ओनली इन 1 machine एज इन मोस्ट ऑफ द केसेस सिंस दे वर्क इन ए नेटवर्क इन्वायरमेंट। तो आपको किसी एक पीसी पे ही काम करना होता है क्योंकि वो नेटवर्क से सारे कनेक्टेड होता है, इसलिए रिस्ट्रिक्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि आप इस सिस्टम पे भी, एक सिस्टम पे बैठे हैं दूसरे सिस्टम पे भी अपने
यूज़ कर रहे हैं। वैसे एक ही पीसी पे अलाउ करता है, लेकिन डीएमएस जैसे होता है तो वो एक पीसी पे भी लॉगिन हो जाता है, दूसरे पे भी लॉगिन हो जाता है। तो ये चीज़ का इंश्योर करना है कि टर्मिनल रिस्ट्रिक्शंस फॉर यूज़र भी होना चाहिए। फिर इसके बाद है सिक्योरिटी कोड्स फॉर मेन्यू एक्सेस। जो हमारा मेन मेन्यू होगा उसका सिक्योरिटी, उसके लिए भी एक्सेस करने के लिए सिक्योरिटी कोड होना चाहिए। इन ए मेन्यू डेवलपमेंट पैकेज सम सेंसिटिव मेन्यूज मे बी गिवन सिक्योरिटी। सब में सिक्योरिटी दिए जाते हैं कोड्स, सो दैट ओनली यूजर रिक्वायर्ड टू यूज दोज मेन्यूज कैन डू सो। जैसे कई सारे मेन्यूज होते हैं, फाइल हो गया, व्यू हो गया, टूल्स हो गया, जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो सारे एक्सेस सबको नहीं दिए जा सकते हैं, कुछ एडमिन के पास होते हैं, वो बाकी यूजर्स में डिसेबल होते हैं। फिर अगला है इनपुट कंट्रोल्स कौन से होते हैं। इट प्रिवेंट्स अनइंटेंशनली एंट्रिंग ऑफ रॉन्ग डेटा। मैंने जैसे आपको बताया कि न्यूमेरिकल की जगह आप तो करेक्टर नहीं डाल सकते हैं, तो अनइंटेंशनली मतलब अनजाने में रॉन्ग डेटा ना डाल दें। इंटेंशनली एंट्री ऑफ फ्रॉडलेंट, या जानबूझकर ना डाल दें। प्रिपरेशंस ऑफ फॉल्स इनपुट फॉर्म्स उसकी वजह से भर सकते हैं। अल्ट्रेशन इन इनपुट फॉर्म्स, जो हमारा इनपुट फॉर्म्स है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। यूज ऑफ अनऑथराइज्ड इनपुट फॉर्म्स फॉर डेटा एंट्री, जो कि वैलिड नहीं है उसको भी एंट्री कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इनपुट कंट्रोल चाहिए। डिलिबरेट एरर ड्यूरिंग डेटा एंट्री, जानबूझकर ऐसा डेटा में एंट्री की गई है जिससे एरर आ जाए। तो मेकर चेकर जैसे उसमें होता है मेकर चेकर कॉन्सेप्ट। डिलिबरेट एरर ड्यूरिंग डेटा एंट्री को बचाने के लिए मेकर चेकर का ऑप्शन आया। मेकर चेकर में एक बंदा एंट्री करेगा, ऐसा आप लोग तो बैंकर है, बैंकर्स को तो पता ही होगा। एक पीसी होता है, सपोज ये यहाँ पर क्लर्क ने एंट्री की और यहाँ पे ऑफिसर्स है या मैनेजर है, मैं यहाँ ऑफिसर्स लिख देता हूँ। ऑफिसर्स ने क्या करेगा, ये चेकर हो गया, ये केवल चेक करेगा। इसने चेक की, मान लीजिए कोई भी विड्रॉल की एंट्री की, और एंट्री करने के बाद इसने सबमिट की, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ऑटोमेटिक उसके स्केल 1 अबव चली जाएगी और ये इसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। तो वो मेकर चेकर कॉन्सेप्ट हो गया। फिर इनपुट कंट्रोल बेसिकली इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। ये इम्पॉर्टेंट है पेपर्स के, ये इसमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इनपुट कंट्रोल्स क्या मेंटेन करता है, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कंसिस्टेंसी, इस तरह के 4-5 ऑप्शंस दे देगा। तो आपको लगाना है डेटा इंटीग्रिटी, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा फोकस करिएगा। फिर अगला है कम्युनिकेशंस कंट्रोल। कम्युनिकेशंस कंट्रोल क्या होता है, सिक्योरिटी रिगार्डिंग कम्युनिकेशंस थ्रू नेटवर्क रिलाइज हैवली ऑन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको नॉस बोलते हैं, एंड अदर पीसी कैपेबल एड ऑन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पैकेज। जो मैंने बताया कि डेटा जब भी कम्युनिकेट होगा, मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, उस पर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि रिलाई करती है ऑन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हम नॉस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क के लिए, उस पर करती है। एंड अदर पीसी कैपेबल, दूसरा पीसी कितना कैपेबल है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पैकेज के हिसाब से, ये इस पर डिपेंड भी करता है। फिर प्रोसेसिंग कंट्रोल क्या होता है। The purpose of processing control is to ensure that the system process the data financial as well as non-financial correctly। जो हमारा डेटा होगा या तो फाइनेंशियल होगा या नॉन फाइनेंशियल होगा, दोनों को प्रोसेस सही से किया है कि नहीं, ये चेक करना इसका काम है। इन दिस कंट्रोल द ऑडिटर्स कॉपी द प्रोग्राम फाइल्स रनिंग इन द सिस्टम। इसमें ऑडिटर क्या करता है, जो सिस्टम्स में फाइल रन हो रहा है उसको कॉपी कर लेता है, फिर देन द सेम इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड वर्जन। उसके पास उसी कंट्रोल्स का, उसी कॉपी का एक स्टैंडर्ड वर्जन होता है, उससे वो ऑफ द प्रोग्राम एंड डेविएशंस, तो उससे वो चेक कर लेता है कि कितना इसमें डेविएशन है। इफ एनी कैन ईजिली बी डिटेक्टेड, और ये अगर कुछ होगा उसमें तो वो ईजिली डिटेक्ट हो जाता है। इन मैनुअल कंट्रोल, ये मैनुअल कंट्रोल्स में क्या होता है, द ऑडिटर्स डिपेंड मोस्टली ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड ट्रांजेक्शंस विच आर वेरीफाइड विद द सेम डिराइव्ड मैनुअली। उसको हम मैनुअली ही चेक कर पाते हैं मैनुअल मॉडल में। फिर डेटाबेस कंट्रोल क्या होता है, इन दिस कंट्रोल इंश्योर दैट द डेटा इन द डेटाबेस इज नॉट करप्टेड बाय एनी मीन्स एंड द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इन द डेटाबेस इज मेंटेन्ड एंड शुड बी स्टोर्ड इन अदर प्लेस लाइक ए बैकअप।
तो इसमें क्या होता है, इस कंट्रोल्स में डेटाबेस का जो कंट्रोल होता है उसमें चेक किया जाता है कि डेटा हमारा करप्टेड ना होने पाए किसी भी तरीके से, एंड जो डेटा की इंटीग्रिटी है वो बनी रहे इन द डेटाबेस में, और डेटा जो है हमारा बैकअप होता रहे रेगुलरली। ये 3 पार्ट उसमें देता है कि डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे और डेटा करप्टेड ना होने पाए और डेटा का रेगुलरली बैकअप बनता रहे। ये इसका डेटाबेस कंट्रोल यूज होता है। फिर आगे देखते हैं आउटपुट कंट्रोल क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटपुट कंट्रोल्स आर टू सेफगार्ड अगेंस्ट, ये सेफगार्ड करता है, किससे बचाता है, अनऑथराइज्ड अल्टरेशन इन द रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स हमारी कुछ और आ रही थी और किसी ने उसमें बदलाव कर दिया तो वो बदलने ना पाए। फिर बिलफुल डिस्टॉर्शन ऑफ रिपोर्ट्स और इट्स पार्ट्स, जानबूझकर किसी रिपोर्ट्स के कुछ पार्ट्स में या पूरे इसके रिपोर्ट्स में चेंजिंग ना करने पाए। डिलीवरी ऑफ रिपोर्ट्स टू अनऑथराइज पर्सन्स, अब जो रिपोर्ट्स हैं वो किसी ऐसे अनऑथराइज पर्सन्स को डिलीवरी ना होने पाए। फिर मिस प्लेसमेंट या एक्सचेंज, डिलीवरेट डिस्ट्रक्शंस ऑफ रिपोर्ट्स एंड केयरलेस हैंडलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स जो है उसका केयरलेस हैंडलिंग या डिस्ट्रक्शंस ना होने पाए। ये भी आउटपुट कंट्रोल का ही काम है। फिर आगे है कंट्रोल ऑफ लॉस्ट रिसोर्स। अब सब कुछ होने के बाद अगला सबसे लास्ट में क्या कंट्रोल बचता है वो देखते हैं। बिसाइड ऑल द सिक्योरिटी मेंशन्स अबव, सम अदर एस्पेक्ट्स लाइक डिजास्टर प्रिवेंशन एंड रिकवरी प्लान डीपीआरपी एंड इंश्योरेंस आर पार्ट ऑफ एनी सिक्योरिटीज। इसके बाद भी अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा कंट्रोल कुछ लॉस हो जाता है तो उसके लिए हम डिजास्टर रिकवरी प्रिवेंशन एंड रिकवरी प्लान रखते हैं और इंश्योरेंस भी करा कर रखते हैं। फिर अगला टॉपिक है आईएस ऑडिट कंट्रोल एंड अप्रोच। आईएस का मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट और कंट्रोल्स एंड अप्रोचेस उसके क्या क्या हैं। आईएस जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसके लिए कंट्रोल कौन कौन से हैं और अप्रोचेस क्या क्या यूज़ की जाएंगी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट कंट्रोल के लिए, वो हम देखेंगे। देखते हैं ऑडिट ट्रायल्स एंड एज कंट्रोल टूल्स। जो हमारा ऑडिट ट्रायल्स होता है उसे कंट्रोल टूल्स के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं। ऑडिट ट्रायल्स कंट्रोल्स अटेम्प्ट टू इंश्योर दैट ए chronological record of all events that have occurred in a system is maintained। इसका काम होता है ऑडिट ट्रायल कंट्रोल्स का, वो ये उसका काम है कि ये इंश्योर करना, ये पक्का करना कि क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इवेंट्स, जो भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनका एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखा गया है कि नहीं, दैट है जो कि सिस्टम में हुआ है। दिस रिकॉर्ड इज नीडेड इज टू आंसर क्वेरीज, इससे पता चलेगा हमें जवाब देने में। फुल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है स्टैट्यूटरी, वो चेक करने में, और डिटेक्ट कौन सी इरेगुलरिटीज हैं, कौन सी अनियमितताएं पाई गई हैं वो डिटेक्ट करने में, एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एरर एंड अलाउ सिस्टम मॉनिटरिंग, और कौन कौन से एरर्स हुए हैं और सिस्टम्स की मॉनिटरिंग करने में। द फॉलोइंग सॉर्ट्स ऑफ डेटा मस्ट बी केप्ट इन द अकाउंटिंग ऑडिट ट्रायल्स, ये चीज़ें अकाउंटिंग ट्रायल्स में रखी जाती हैं। फॉलोइंग सॉर्ट्स ऑफ डेटा मस्ट बी केप्ट इन द अकाउंटिंग ऑडिट ट्रायल में क्या क्या रखा जाता है। आइडेंटिफाई ऑफ द वुड बी यूजर ऑफ द सिस्टम्स, कौन सा सिस्टम्स का यूजर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑथेंटिकेशंस इंफॉर्मेशन सप्लाइड, जो हमारे इंफॉर्मेशन सप्लाई हुई है उसके ऑथेंटिकेशंस के लिए यूज होता है। फिर एक्शन प्रिविलेज रिक्वेस्टेड, कौन सी रिक्वेस्ट जो भी एक्शन लिया गया है प्रिविलेज है कि नहीं है, जो भी रिक्वेस्ट की गई है। फिर टर्मिनल्स आइडेंटिफायर्स, कौन लास्ट में उसको यूज़ कर रहा है वो भी आइडेंटिफाई करते हैं। स्टार्ट एंड फिनिश टाइम्स, कब स्टार्ट हुआ कितना टाइम ख़त्म हुआ, जिसे टर्न अराउंड टाइम भी कह देते हैं, वो भी चेक करता है। फिर नंबर ऑफ लॉगिन अटैम्प्ट्स, कितनी बार वो लॉगिन हुआ है, अटैम्प्ट्स कितने किए गए हैं। रिसोर्सेज प्रोवाइडेड या डिनाइड, कितने रिसोर्सेज मिले हैं और कितने डिनाई हुए हैं। फिर एक्शन प्रिविलेज, क्या एक्शन लिया गया है, अलाउ किया गया है या डिनाई किया गया है, ये सब देखते हैं। फिर इसमें देखेंगे टू टाइप्स ऑफ ऑडिट ट्रायल मस्ट बी मेंटेन, दो तरीके के ऑडिट ट्रायल होते हैं। नंबर 1 अकाउंटिंग ऑडिट ट्रायल, जिसको हम अकाउंटिंग ऑडिट ट्रायल बोलते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अकाउंटिंग ऑडिट ट्रायल शोज द सोर्स एंड नेचर ऑफ द डेटा। अकाउंटिंग ऑडिट ट्रायल में हम देखते हैं कि सोर्स क्या है एंड नेचर ऑफ डेटा क्या है, डेटा का किस प्रकार का है, फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है,
वो सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया है, एंड प्रोसेस दैट अपडेट द डेटाबेस, और उसको हम प्रोसेस करके अपडेट करते हैं डेटाबेस में। सम एग्जांपल ऑफ डेटा आइटम्स दैट माइट बी केप्ट इन द अकाउंटिंग ट्रायल। एग्जांपल देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रायल का क्या क्या है। यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द सोर्स कोड, जो सोर्स कोड होगा उसका यूनिक आइडेंटिफायर ढूंढेंगे। फिर यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द पर्सन्स प्रोसेस ऑथराइजर डिस्पैच ऑफ द मैसेज, फिर फाइंड आउट करेंगे कि जो यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द पर्सन्स है या प्रोसेस है ऑथराइजिंग डिस्पैच ऑफ द मैसेज, जो मैसेज को डिस्पैच करने में ऑथराइज कर रहा है उसको ढूंढेंगे। फिर टाइम एंड डेट एट विच मैसेज डिस्पैच, पता करेंगे किस डेट में किस टाइम में वो डेटा मैसेज जो है डिस्पैच हुआ था, गया था। फिर मैसेज सीक्वेंस नंबर, हाँ जब भी कोई मैसेज भेजा जाता है तो एक सीक्वेंस नंबर जोड़ दिया जाता है, वो मैसेज सीक्वेंस नंबर को पता करेंगे। फिर यूनिक आइडेंटिफायर, अब और किसी को अगर डाउट है यूनिक आइडेंटिफायर कैसे है होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सपोज करिए कि आपका मैसेज ऐसे जा रहा है 1 2 3 4 है, यहाँ तक मैसेज ख़त्म हो गया, तो हमें एक आइडेंटिफायर मान लीजिए डॉलर डाल दिया। फिर हमारा मैसेज इसके आगे 5 6 7 8, फिर हमने एक यूनिक आइडेंटिफायर डाल दिया। सपोज करिए हमने फिर डॉलर ही डाला है 9, फिर 1, तो ऐसा कर देता हूँ 9 1 2 3, हर 4 डिजिट के बाद हम एक यूनिक आइडेंटिफायर डाल रहे हैं। अब यूनिक अगर रखना है तो यहाँ पर कोई दूसरा ले लीजिए, यहाँ कोई दूसरा ले लीजिए, तो ये एक तरह का यूनिक आइडेंटिफायर कहलाता है। फिर आगे देखते हैं टाइम एंड डेट हो गया, किस टाइम और डेट को विच इज नोट इन द नेटवर्क वाच ट्रेवर्सेस बाय द मैसेज, अब किस टाइम और किस डेट में वो मैसेज किस किस नोट से ट्रेवर्स हुआ था, मतलब किस किस नोट को टच करके गया था, वो भी यहाँ पर देखा जाता है। ये सारे पॉइंट्स होते हैं ऑडिट करने के लिए अकाउंटिंग ऑडिट ट्रायल्स में। फिर दूसरा है हमारा ऑपरेशन अकाउंट ऑडिट ट्रायल्स। पहला हो गया अकाउंटिंग ऑडिट ट्रायल्स, दूसरा हो गया ऑपरेशंस। द ऑपरेशंस ऑडिट ट्रायल्स मेंटेन्स ए रिकॉर्ड ऑफ अटेम्प्टेड और एक्चुअल रिसोर्स कंजप्शंस विद इन सिस्टम। ये क्या कहता है, ये रिकॉर्ड्स रखता है कि कितने भी रिकॉर्ड्स रखता है कि कितने भी ऑडिट जो है ट्रायल्स हो गए उसमें कितने अटेम्प्ट हुए एंड कितने एक्चुअल रिसोर्स थे, मतलब कितने ने कोशिश किया और कितनों ने एक्सेस पाया, वो दोनों करता है। जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में 10 लोग पेपर देने के लिए बैठे, वो अटेम्प्टेड हो गए और कितने एक्चुअल रिसोर्स कंजप्शंस कितने हुए, और उसमें से पाँच या 6 पास हो गए तो वो एक्चुअल रिसोर्स कंजप्शंस में आ जाएगा। Using this data, a network supervisor can identify problem areas in the networks and reconfigure। इन सब की वजह से सुपरवाइजर्स को पता चल जाएगा कि इन नेटवर्क्स में एरर कौन सी है, कौन सी दिक्कत है, और उसको रिकॉन्फ़िगर कर लेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसके भी सम एग्जांपल्स ऑफ डेटा आइटम्स दैट माइट बी केप्ट इन द ऑपरेशंस ऑडिट। इसका भी एग्जांपल है जो ऑपरेशन ऑडिट में कौन कौन से डेटा रखने चाहिए। फिर नंबर ऑफ मैसेज दैट हैव ट्रेवर्स ईच लिंक, कितने मैसेज ईच लिंक से ट्रेवर्स हुए। फिर नंबर ऑफ मैसेज दैट हैव ट्रेवर्स ईच नोड, कितने नोड से गए। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर होगा तो मैं यहाँ से फिगर से बता देता हूँ। जैसे ये नोड है, मतलब ये एक पीसी है आपका, ये पीसी है, एक ये पीसी है, ऐसे कई सारे पीसी लगे हुए हैं नेटवर्क में। तो कह रहा है नंबर ऑफ मैसेज दैट हैव ट्रेवर्स ईच नोड। अब एक मैसेज यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये नंबर ऑफ नोड, एक ये नोड हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 नोड। लिंक कितने हैं, एक लिंक ये हो गया हमारा लिंक, और एक ये लिंक हो गया, तो लिंक कितने हो गए, 2। हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा
मैं क्या, ये इस पॉइंट का मतलब क्या है। क्यू लेंथ एट ईच नोड, कितने क्यू थे, मतलब कितनी देर उसको वेट करना पड़ा, उसके आगे कितने थे ईच नोड के बाद, ईच नोड में। नंबर ऑफ एरर्स अकरिंग ऑन ईच लिंक और एट ईच नोड, कितने नोड्स में और कितने लिंक में कितने एरर आ रहे थे, वो भी यहाँ देखेंगे। फिर नंबर ऑफ रीट्रांसमिशंस दैट हैव अकर्ड अक्रॉस ईच लिंक, कितने ऐसे ट्रांसमिशंस हुए जिनको दोबारा भेजना पड़ा, फेल हो गए थे। फिर लॉग ऑफ एरर्स टू आइडेंटिफाई लोकेशंस एंड पैटर्न्स ऑफ, अब एरर्स लॉग ऑफ आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई लोकेशंस एंड पैटर्न्स ऑफ एरर्स, कौन कौन से लोकेशंस पे हो रहा है, कौन सा उसका पैटर्न्स है। फिर लॉग ऑफ सिस्टम रीस्टार्ट, जो सिस्टम रीस्टार्ट्स किया गया है उसके लॉग्स फाइंड आउट करेंगे। फिर मैसेज ट्रांजिट बिटवीन टू नोड्स एट नोड्स, जो भी दो नोड्स के बीच में कौन कौन सा मैसेज ट्रांजिट हुए थे, उसमें टाइमिंग कितना लगा, वो भी फाइनलाइज करेंगे। फिर आगे देखते हैं कंप्यूटर ऑडिट अप्रोच क्या होती है। फिर देयर आर 3 मेन अप्रोच फॉर कंप्यूटर ऑडिटिंग, कंप्यूटर ऑडिट के 3 अप्रोच होते हैं, नाम याद रखिएगा। पहला हो गया ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अराउंड ऑडिट करना। फिर ऑडिट विद कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ ऑडिट करना। फिर ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा ऑडिट करना। 3 कंप्यूटर ऑडिट अप्रोच होते हैं। पहला होता है ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर, देखते हैं इसमें क्या है। इन दिस विदाउट नोइंग द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हमें नहीं पता कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, एंड अदर टेक्निक्स, और दूसरी टेक्निक्स कौन सी यूज हुए हैं, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग में कौन यूज हुई है प्रीवियसली। द ऑडिटर्स डेवलप द प्रोसीजर्स टू रिव्यू इनपुट डॉक्यूमेंट्स एंड आउटपुट रिपोर्ट्स ओनली, इसमें कैसे ऑडिट होगा, इनपुट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और आउटपुट रिपोर्ट्स कैसे हैं उसके हिसाब से होगा। द ऑडिटर सिलेक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट, ऑडिटर सिलेक्ट करेगा सोर्स डॉक्यूमेंट को टू बी टेस्टेड एंड कंपेयर द कंप्यूटर प्रिंट आउट्स आउटपुट विद द सोर्स डॉक्यूमेंट। हमारे पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट रहेंगे ऑडिटर के पास, जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसको हमारे कंप्यूटर का जो आउटपुट आएगा प्रिंट आउट, उससे कंपेयर कर लेगा, उसी से उसको पता चल जाएगा कि कंपेयर करके कि क्या इसमें एरर्स हैं, क्या बग हैं, वो उसको पता चल जाएगा। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर्स। अगला है ऑडिट विद कंप्यूटर्स। इन दिस अप्रोच एन ऑडिटर हैज हिज ऑन पीसी और लैपटॉप which he can use as a terminal with the main server, and using the software on his machines can audit applications running on the servers। वो इसमें क्या करेगा, जो हमारा ऑडिटर है उसके पास एक अपना खुद का लैपटॉप रहेगा, और ये मान लीजिए कि ये एक नेटवर्क है, इससे कनेक्ट कर देगा, और इसके पीसी में एक सॉफ्टवेयर पड़ा रहेगा जो ऑडिट करने के लिए होता है, और ये क्या करेगा, सर्वर से कनेक्ट होने के बाद उसको ऑडिट कर देगा और आउटपुट दे देगा। इसको हम रिमोट प्लेस पे बैठ के कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ऑडिट विद कंप्यूटर। तो ये हमारा कंप्यूटर के साथ ऑडिट हो गया, कंप्यूटर के द्वारा ऑडिट कर लिया गया। ऑडिट विद कंप्यूटर हो गया। फिर अगला देखेंगे ऑडिट थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू कैसे करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एप्लीकेशन सिस्टम बीइंग ऑडिटेड, द अप्रोच मे बी फेयरली सिंपल और रिक्वायर एक्सटेंसिव टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर। इसमें जब कॉम्प्लेक्सिटी होती है एप्लीकेशंस में, ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होगा, तब इसमें दिस अप्रोच को यूज़ किया जाएगा। जहाँ पर सिंपल और रिक्वायर एक्सटेंसिव, जहाँ पर टेक्निकल कॉम्पिटेंस होगा एंड ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स, तो इसमें ऑडिटर्स भी टेक्निकल बंदा ही होगा। इट यूज में लार्ज वॉल्यूम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट विल बी देयर, जब बहुत सारा लार्ज इनपुट और आउटपुट होगा तब इसको यूज़ किया जाएगा। द लॉजिक ऑफ द सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा कठिन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। फिर अगला क्या है, कॉम्पिटेंस ऑफ कंप्यूटर ऑडिटर। अब कंप्यूटर ऑडिटर्स का कॉम्पिटेंस क्या है, फिर इसमें देखेंगे स्पेशलिस्ट कंप्यूटर ऑडिटर आर ऑफन ड्रॉन फ्रॉम द ईडीपी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट।
जो स्पेशलिस्ट कंप्यूटर ऑडिटर्स हैं वो कहाँ से लिए जाएंगे, ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से लिए जाएंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बनने लायक है कि स्पेशलिस्ट कंप्यूटर ऑडिटर किस डिपार्टमेंट से आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से आते हैं, ये आप याद रखिएगा। फिर आगे क्या है, In addition to this, general training course on computer auditing should be also be used। इसमें ट्रेनिंग कोर्स भी यूज किया जाता है, ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन कंप्यूटर ऑडिटिंग भी यूज किए जाते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है। एंड आईटी ऑडिटर यूज सम जनरल टूल्स, उसके पास कुछ जनरल टूल्स यूज करता है, टेक्निकल गाइड्स एंड अदर रिसोर्सेज रिकमेंडेड बाय किससे, इसका शाखा, इसको पढ़ेंगे इशाखा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन। अभी ये कौन से टूल्स और टेक्निकल गाइड्स यूज करेंगे, ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस कि आईटी ऑडिटर्स कौन सा टूल्स या गाइडलाइंस, टेक्निकल गाइड्स और अदर रिसोर्स रिकमेंडेड और टूल्स कहाँ से यूज करते हैं, इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन से, और अदर एक्रीडेटेड बॉडी या और कोई जो संस्था के बारे में बताया गया है उसका भी यूज करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो इसका के बारे में पूछेगा तो इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ इट मे ऑडिट ऑर्गेनाइजेशंस विल encourage their employee to obtain relevant certificates such as CISA which is awarded by ISCA। because of it may be audit organizations, क्योंकि ये ऑडिट ऑर्गेनाइजेशंस है तो दे विल इंकरेज देयर एम्प्लॉय, तो क्या करते हैं आप, ये जो इसका जो है इसके एम्प्लॉय को बोला जाता है कि सीसा का एक सर्टिफिकेट वो आप ले लो, जो कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के लिए यूज होता है। फिर अगला है ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ऑडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर कौन से हैं और उसका मेंटेनेंस कैसे है, देखते हैं। द इंटरनल कंप्यूटर ऑडिटर नीड्स टू बी इन्वॉल्व इन द क्रिटिकल फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड लाइफ साइकिल एज फॉलो। तो इसको कैसे इंटरनल कंप्यूटर ऑडिटर्स को इन्वॉल्व होता है किसमें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। क्रिटिकली वो कौन कौन से, पहले सिस्टम का प्लानिंग होता है, सिस्टम प्लानिंग। इन दिस फेज प्रोजेक्ट स्कोप, ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट, बेनिफिट, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आर डिफाइंड डिटरमाइंड। फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा आप कि वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएगा, वो पूछेगा कि कॉस्ट किस फेज में यूज की जाती है, तो आंसर होगा सिस्टम प्लानिंग में। तो इन दिस फेज, इस सिस्टम प्लानिंग में क्या क्या यूज होता है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, किस लिए हम उसको बना रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें पैसा कितना लगेगा, उससे फ़ायदा क्या क्या होगा, उसमें टेक्निकल चीज़ें क्या लगेंगी, एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमें बता दिया है कि इकोनॉमिक फिजिबल नहीं है। सपोज करिए कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट ले लिया, प्लान कर लिया कि हमें ऐसा चीज़ बनाना है और उसका पैसा लग रहा है 5 करोड़ और उससे फ़ायदा कितना होना है लाखों में, तो वो इकोनॉमिक फिजिकल नहीं है क्योंकि खर्चा बहुत आ रहा है, आर डिफाइंड एंड डिटरमाइंड। तो सिस्टम प्लानिंग में कॉस्ट हो गया, बेनिफिट्स हो गया, स्कोप हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, टेक्निकल थिंग्स हो गया और इकोनॉमिक की फिजिबल है कि नहीं वो देखते हैं। फिर यूज़र स्पेसिफिकेशन में देखते हैं कि यूज़र को क्या क्या चाहिए। इन दिस फेज बेसिक फंक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू सिस्टम्स आर डिफाइंड फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव एंड हियर ऑडिटर डिफाइन द कंट्रोल्स बाय विच द सिस्टम्स कैन बी मॉनिटर एंड रेगुलेटर। यहाँ क्या होगा कि जो हमारा रिक्वायरमेंट जिसको है यूजर्स को, वो हमें बताएगा, वो बताता है कि सिस्टम्स हमारा किस हिसाब से उसे क्या चाहिए, और ऑडिटर क्या करेगा, ही इज ऑल्सो द यूजर ऑफ द न्यू सिस्टम। सो ऑडिटर भी न्यू यूजर्स हो सकता है, वो डिफाइन करेगा कि कंट्रोल्स कौन कौन से यूज होने चाहिए सिस्टम्स को मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए। फिर अगला है डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड सिस्टम डिजाइन। अब डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए। अब जैसे किसी ने बता दिया गया कि एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमें CPU चाहिए। अब CPU में बता दिया एक हमें उसके लिए मदरबोर्ड चाहिए, एक फैन बॉक्स चाहिए और उसके बाद ये USB कनेक्टर चाहिए। ये चीज़ उसने बता दी है, इसमें इतनी रैम लगेगी, इसमें इतना मदरबोर्ड में इतना रैम लगेगा, इतना हार्ड डिस्क लगेगा, ये बता दिया कि एक एक सब कुछ लगना है। लेकिन अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बताएगा कि 8 GB की रैम चाहिए, 16 GB की रैम चाहिए, ग्राफिक्स कैसे चाहिए उसका,
फिर उसके बाद मदरबोर्ड कितना होना चाहिए, हार्ड डिस्क कैसी होनी चाहिए, ये सारा उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आ जाएगा। इन दिस फेज द सिस्टम एनालिसिस ट्रांसलेट द यूजर स्पेसिफिकेशन इनटू टेक्निकल कॉन्सेप्ट एट द लेवल नेसेसरी टू कम्युनिकेट दिस प्रोग्रामर्स। अब प्रोग्रामर्स को बताने के लिए आपको टेक्निकल चीज़ें भी बतानी होगी कि आपको टेक्निकलिटी में क्या क्या चीज़ चाहिए। फिर अगला हो गया प्रोग्रामिंग। अब ये सब कुछ हो गया, अब प्रोग्रामिंग होगी। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। आपने जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताया उसी के हिसाब से अब कोड डिजाइन होगा बाय द सिस्टम एनालिसिस्ट इनटू कंप्यूटर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, जिसको सोर्स कोड भी कहते हैं। फिर अब कोडिंग की जाएगी। फिर यूजर प्रोसीजर्स एंड ट्रेनिंग। अब यूजर को चेक कराया जाएगा। दीज फेज इंक्लूड द प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेसेस फॉर कन्वर्जन टू एंड ऑपरेशन ऑफ द न्यू सिस्टम्स। अब वो नया सिस्टम्स कैसे काम कर रहा है, वो सही कर रहा है, वो यूजर प्रोसीजर्स और ट्रेनिंग में चेक किया जाएगा। फिर सिस्टम का टेस्ट होगा। अब इन्होंने यूजर ने चेक कर लिया कि उसके लिए सही है कि नहीं है, फिर उसके बाद उसको टेस्ट किया जाएगा। द सिस्टम टेस्ट इज एन एक्सेप्टेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द सिस्टम ग्रुप एंड द यूजर। अब उसको बता दिया गया यूज़र को प्रोसीजर्स और ट्रेनिंग में। फिर अब सिस्टम में टेस्ट होगा कि जो उसने रिक्वायरमेंट दी है यूज़र टेस्ट करेगा वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसी को एक्सेप्टेंस के लिए भी पूछा जाता है कि एक्सेप्टेंस हुआ कि नहीं हुआ। कंप्यूटर ऑडिटर्स पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मच इसेंशियल। इसमें अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कंप्यूटर ऑडिटर्स को किस फेज में पार्टिसिपेट करना इसेंशियल है, तो कहेंगे सिस्टम टेस्टिंग्स में। फिर इम्प्लीमेंटेशन। अब फाइनली इम्प्लीमेंट होना चाहिए, दैट इज पोर्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग टू न्यू सिस्टम्स। अब पहले आप सपोज करिए कि आपको ये ओल्ड CBS था, ये आपका PC था, PCS में हमारा कोई ओल्ड CBS चल रहा था, ओल्ड CBS था। अब हम बैंक ने या ने एक नया रिक्वायरमेंट दिया यूज़र्स के हिसाब से कि हमारे CBS में ही सब कुछ होना चाहिए, एक ही फास्ट पाथ इंटर करें और उसके बाद कई सारे काम हो जाए। तो इन्होंने दिया, रिक्वायरमेंट मिली, सब कुछ हो गया, सिस्टम टेस्ट हो गया। अब सिस्टम टेस्ट में ये ओके हो गया। फिर अब इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब इस वाले की जगह पे इसको हमें अपग्रेड करना है, तो वही लिखा है पोर्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग टू न्यू सिस्टम। दिस इज द फेज इन विच द कन्वर्जन ऑफ डेटा इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स टेक प्लेस। दिस गिव्स राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑडिट। अब ये यहाँ से इसको मिसप्लेस करके ये अपडेट होगा, तो इसी को हम बोलेंगे कन्वर्जन ऑडिट भी बोलते हैं। इसका यूज किस फेज में होता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज में होता है, जिसको हम कन्वर्जन ऑडिट भी कहते हैं। फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। अब जब इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद भी हम चेक करेंगे कि ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो कुछ उसमें बग रह गई हो या कुछ रह गया हो जिसकी वजह से सही नहीं चल रहा हो, तो वो हम देखेंगे। अ रिव्यू ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस शुड बी मेड बाय द कंप्यूटर ऑडिटर after the implementations to assure that all the areas of systems are operating as intended। जैसे जिस उद्देश्य के लिए बनाया था वो काम कर रहा है कि नहीं, वो इस फेज में चेक होगा, जिसे बोलते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। फिर इमर्जिंग ट्रेंड्स इन IAS ऑडिट। अभी कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं IAS ऑडिट में ना, वो देखते हैं। नाउअडेज सम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज RPA, जिसको बोलते हैं रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोमेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा। AI, artificial intelligence and blockchain, which are still relatively uncommon but are expected to grow rapidly। ये बहुत तेजी से इनका विकास हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है, RPA का हो रहा है, ब्लॉकचेन का हो रहा है, ये सब का इस समय काफ़ी तेजी से ग्रोथ हो रही है। फिर देखेंगे RBI की गाइडलाइंस क्या है IAS ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। IAS ऑडिट इंक्लूड्स वेरियस स्टेज लाइक प्लानिंग। अभी हमने देखा ही कौन कौन सा प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूशंस होता है, रिपोर्टिंग होता है, फॉलोअप होता है एंड क्वालिटी रिव्यू ऑफ एन IAS ऑडिट होता है। अभी ये सारा इसमें अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। बोर्ड और डायरेक्टर्स के और सीनियर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। To meet the responsibility to provide an independent audit functions with sufficient resource to ensure adequate IT coverage, the board of directors or its audit committee, जिसको audit committee should provide an internal audit functions which is capable of evaluating IT controls।
अब इसके लिए कौन करता है, जो भी आईटी होगा उसको प्रोवाइड करेगा कौन, बोर्ड एंड डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट, वो देखते हैं, वो इंटरनल ऑडिट इंफॉर्मेशन के लिए सारी चीज़ें उन्हीं के देख रेख में होती हैं। अब एक होती है ऑडिट कमेटी बोर्ड, जिसे हम एसीबी को कहते हैं। एसीबी शुड डिवोट अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट टाइम टू आईएएस ऑडिट्स एंड नीड टू रिव्यू क्रिटिकल इश्यूज हाईलाइटेड एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट गाइडेंस टू द बैंक्स मैनेजमेंट। इसका काम क्या होता है, एसीबी का ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड ये चेक करता है कि सफिशिएंट टाइम देता है आईएएस ऑडिट को, रिव्यू करता है कि कोई क्रिटिकल इश्यूज तो नहीं है हाईलाइट हुए हैं, और उसके लिए अप्रोप्रिएट गाइडेंस बैंक को प्रोवाइड करता रहता है। ये इसका एसीबी का काम होता है। फिर इंटरनल ऑडिट या इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट फंक्शन होता है। एक बैंक का इंटरनल ऑडिट या इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट फंक्शन होता है जो कंटिन्यू ऑडिट करता रहता है। बैंक शुड हैव ए सेपरेट आईएएस ऑडिट फंक्शंस विद इन द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट लीड बाय एन आईएएस ऑडिट हेड। इसका हेड कौन होगा, आईएएस ऑडिट हेड होगा। रिपोर्टिंग टू द, किसको रिपोर्ट करेगा, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, CAER, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आईएएस ऑडिट का हेड किसको रिपोर्ट करता है, तो आंसर होगा चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करता है या हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को रिपोर्ट करता है। ये इसका काम है, इसको रिपोर्ट करने के लिए। फिर आगे देखते हैं क्रिटिकल कंपोनेंट एंड प्रोसेस। क्रिटिकल कंपोनेंट और प्रोसेस क्या है आईएएस ऑडिट में, आईएएस ऑडिट देखते हैं। आईएएस ऑडिट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स। Here auditors will also be required to be independent. Auditors independent होते हैं, किसी के अंदर नहीं आएंगे। Competent and exercise due professional care, और वो अपना एक्सरसाइज जो है प्रोफेशनली करते हैं, किसी के दबाव में नहीं करते हैं। फिर है आउटसोर्सिंग रिलेटिंग टू आईएएस ऑडिट। आईएएस ऑडिट करने के लिए हम आउटसोर्सिंग कैसे करते हैं, बाहर से कैसे व्यक्ति लेते हैं, वो यहाँ पर देखेंगे। Risk evaluation should be performed period to entering into an outsourcing agreement। अब इसमें क्या रहा है कि रिस्क जो है हमारा, उसको हम इवेलुएट कर लेते हैं कि हमारा रिस्क कैसा रहेगा। बिफोर शुड बी परफॉर्म पीरियड आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट इंटर करने के पहले ही हम रिस्क को एनालाइज कर लेते हैं कि आउटसोर्सिंग में कौन सा रिस्क हो सकता है, उसको हम पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर ऑडिट कैरेक्टर या ऑडिट पॉलिसी टू इंक्लूड आईएएस। अब ऑडिट कैरेक्टर या ऑडिट पॉलिसी कौन कौन सी है वो देखते हैं। ऑडिट कैरेक्टर या ऑडिट पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट विच गाइड्स एंड डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस। ओके, ऑडिट कैरेक्टर या ऑडिट पॉलिसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि किसको बताता है, इंटरनल ऑडिट फंक्शंस के बारे में बताता है कि इंटरनल ऑडिट कैसे होगा। किसी प्रीमाइसेस के अंदर जो ऑडिट होगा उसे बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। द डॉक्यूमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड करता है ऑडिट कैरेक्टर्स या ऑडिट पॉलिसी के बारे में, वो बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए। आईएएस ऑडिट पॉलिसी कैरेक्टर शुड बी सब्जेक्टेड टू एनुअल रिव्यू। और कब ये होना चाहिए, एनुअली रिव्यू होते रहना चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर प्लानिंग एंड आईएएस ऑडिट। आईएएस ऑडिट का प्लान हम कैसे करते हैं, बैंक्स नीड टू कैरी आउट आईएएस ऑडिट प्लानिंग यूजिंग द रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। किस अप्रोच से करता है प्लानिंग एंड आईएएस ऑडिट को कैसे करता है बैंक, रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच के थ्रू करता है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, केवल पहली लाइन। This approach involves aspects like IT, risk assessment, methodology, defining the IAS audit universe, scoping and planning the audit executions and follow-up। ये IT रिस्क में जितने भी मेथोलॉजी यूज़ किए जाएंगे उसके कैसे डिफाइन किया जाएगा IAS ऑडिट यूनिवर्स में सभी जगह, और फिर इसका स्कोप क्या होगा, उसका प्लानिंग क्या होगा, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे फॉलोअप करेंगे, ये सब प्लानिंग IAS ऑडिट में यूज़ होता है। फिर एग्जीक्यूटिंग आईएएस ऑडिट। अब आईएएस ऑडिट को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, फाइनली कैसे करेंगे। ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर्स शुड ऑब्टेन एविडेंस। वो एविडेंस ऑडिट करते समय एविडेंस कलेक्ट कर लेगा ऑडिटर्स। फिर परफॉर्म टेस्ट प्रोसीजर्स भी कर लेगा, जो उसने टेस्ट किया है प्रोसीजर्स के लिए उसके परफॉर्मेंस क्या है वो देख लेगा। अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एंड कंक्लूड ए रिपोर्ट, और सारे डॉक्यूमेंट्स फाइंड करके रिपोर्ट तैयार करके दे देगा। फिर रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप। अब रिपोर्ट करने के बाद उसका फॉलोअप कैसे करना है। आईएएस ऑडिटर्स प्रिपेयर एन ऑडिट समरी मेमोरेंडम प्रोवाइडिंग ओवरव्यू
of the entire audit processing from planning to audit findings and giving to CAE। रिपोर्ट्स किसको सौंपता है? CAE को, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव को एंड ऑडिट कमेटी को, दो को पूछता है। ये लास्ट लाइन इसकी भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको वो रिपोर्ट देता है? ऑडिटर्स, CAE को, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव को एंड ऑडिट कमेटी को देता है। दोस्तों इसी के साथ ही जो हमारा लेक्चर था, यूनिट 18 जो है हमारा मॉड्यूल डी का जो था, इसका नाम था इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इसी के साथ ये ख़त्म होता है और आपका यूनिट जो 18 है 2 पार्ट्स में पूरा हो जाता है। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे चैनल पे जाएं जिसका नाम CIB IT विथ मी है, और उसको सब्सक्राइब करें। आप इस लिंक को भी क्लिक देख सकते हैं, और मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा जिसका नाम है CIB IT विथ मी, सेम नेम दोनों का है, इसी नाम से है। CIB IT विथ मी के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है और CIB IT विथ मी के नाम से यूट्यूब चैनल भी है। आप दोनों में जाएं, PDF आपको वहाँ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और आप वीडियो जो है आप यूट्यूब चैनल से देखिए।